बच्चों, हमारे साथ वीडियो दी हुई थी। आज फोकस पॉइंट में हम लोग क्लास 10th का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। लेकिन बट यही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को 1 पार्ट में पढ़ना है। ये समझिए आपके रिवीजन पर्पज के लिए बहुत अच्छी क्लास है और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। 1 पार्ट में आपको अगर 3 to 4 टाइम अगर इसको रिवाइज करते हैं 40-45 मिनट का समय लगेगा और बहुत आराम से आपका एक चैप्टर तैयार होगा। तो चलिए समय को ज़्यादा न गंवाएं तो और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो करंट में सबसे पहला टॉपिक जो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो क्वेश्चन ये है चार्ज होता है। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखता हूं, तो बच्चों ये डेफिनेशन याद रखना है आपको। हाँ बच्चों, ये है डेफिनेशन हमारा, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर मटेरियल एज वेल एज इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ आई बात ना? तो बोला ये जा रहा है कि कोई भी चार्ज जो है वो क्या होता है, ये किसी भी मटेरियल का उसका खुद की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। समझ आ रही बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब क्रिएट करेगा? जब चार्ज रेस्ट में रहेगा और मोशन में रहेगा तो दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। लेकिन जब चार्ज मोशन में रहेगा तब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। समझ आ रही बात? तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के चार्ज का डिफिनेशन ये हो जाएगा कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो चार्ज हो जाएगा तो क्या करेगा, किसी भी दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, साथ ही साथ वो क्या करेगा, रिपेल करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो अगर कोई पार्टिकल ऐसा करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पर चार्ज है। जैसे एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग के पास एक पेन, ये मार्कर है और ये मार्कर हमारा किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। तो बहुत सारे ये जो है ये एटम्स हैं। तो एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है? तो जो होता क्या है कि जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हो, मेरा ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं अपने सर पे रगड़ रहा हूँ, बालों से रगड़ रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, कागज के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्यों करता है ऐसा? होता है इसलिए है क्योंकि जब हम इसको अपने सर से रगड़ते हैं
तो हम लोग कुछ एनर्जीज को देते हैं बात करते हैं, वी आर गिविंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी इज गोइंग टू ट्रांसफर टू दीज एटम्स, ये एटम जो आपको दिख रहे हैं इन एटम्स को एनर्जी ट्रांसफर, तो इसी में से कोई एक एटम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है और इस एटम को भी एनर्जी कुछ ट्रांसफर हुई, तो जब ये एनर्जी पाता है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रही है, इस एनर्जी की वजह से ये आसानी से बाहर निकल जाता है और जैसे ही ये बाहर निकलता है इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई बात? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्रीली क्या करेगा, घूमता रहेगा, समझ आए, आपस में टकराता रहेगा और अपनी एनर्जी को लॉस करता रहेगा। जब घूमता रहेगा ये, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत देर तक घूमता है। देखो एक चीज होता है, कंडीशन होता है कि न्यूट्रल कंडीशन में जब होते हैं ऑब्जेक्ट, तो उसके एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकल गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो कमी हो गई तो क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये जितने एटम हैं सारे के सारे एटम हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं, और जैसे ही सारे के सारे एटम पॉजिटिव हो जाएंगे तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये निगेटिवली चार्ज इस पेपर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रही बात ना? लेकिन ये पूरे लाइफ टाइम तो चलता नहीं रहता है, कुछ देर चलता है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते रहते हैं और एनर्जी लॉस कर देते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन वापस लौट के अपने ऑर्बिट में चला आ रहा है, और अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाता है। उस स्थिति में देयर इज नो चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है इस पेपर को अट्रैक्ट करना बंद कर देता है। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। हाउ डू वी क्रिएट चार्ज, हाउ डू वी क्रिएट चार्ज, हम लोग चार्ज क्रिएट कैसे करते हैं। तो अभी देखा आपने क्या किया, हमने कुछ किया नहीं, जस्ट व्हाट आई हैव डन, I give some amount of energy to the object, the atoms receive that energy, distributed that energy to all the atoms, now electron receive that energy and it's become free electron। होता क्या है कि जब हम एनर्जी मार्कर को, पेन को दे रहे हैं, तो वो एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन को ऑब्जेक्ट को मिलता है, ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन सारे एटम्स पे जाता है, और एटम से सारे इलेक्ट्रॉन जो एक्सटर्नल ऑर्बिट में रहते हैं उनको मिलता है और वो बाहर निकल जाते हैं। और इस तरह से जो उसकी न्यूट्रलिटी होती है एटम की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस स्थिति में न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी हो जाए एटम पे, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो पहली बात तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाउ डू वी क्रिएट चार्ज, बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम की न्यूट्रलिटी को अगर हम लोग डिस्टर्ब कर दें तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। समझ में आ गई? अगर क्या हो, कैसे पॉजिटिव चार्ज होगा, कैसे पॉजिटिव चार्ज होगा ऑब्जेक्ट, और कैसे निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कब होगा, तो पॉजिटिवली चार्ज होगा लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या हो जाएगा, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
गेन ऑफ द तो बच्चों इस चीज को खत्म करने से पहले, चार्ज के बारे में बात करने से बंद करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा ये कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर मटेरियल। ठीक है, पहली एंड एज वेल एज इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। साथ ही साथ क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और जब मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ दोनों रहेगा। ठीक है, क्लियर है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं हम लोगों ने अपने एक मार्कर जो है उसको चार्ज करके देखा कैसे उसको चार्ज करते हैं। तो चार्ज ऐसे करते हैं, उसको कुछ एनर्जी देते हैं, यहाँ पर हमने एनर्जी दिया, इसमें ढेर सारे एटम्स होते हैं। एटम का स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और ऑर्बिट में क्या है इलेक्ट्रॉन है। जब एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन जो एक्सटर्नल ऑर्बिट में रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के साथ ही साथ यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो प्रोटॉन रिफ्लक्स होता है, तो ये पूरा का पूरा एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज है। इसी तरह से सारे के सारे एटम पॉजिटिवली चार्ज जाएंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और निगेटिवली चार्ज पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रही बात है। कुछ समय बाद जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते घूमते अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे तो वापस अपने ऑर्बिट में लौट जाएंगे। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नाउ योर ऑब्जेक्ट इज बिकम न्यूट्रल, और इस तरह से वो पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अटैक करना बंद कर देता है। ठीक है, दूसरी चीज हम लोगों ने बात की थी, दूसरी बात हम लोगों ने की थी हाउ डू वी क्रिएट चार्ज। चार्ज हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, एक जवाब आपके पास होना चाहिए कि अगर एटम की न्यूट्रलिटी को हम लोग डिस्टर्ब करें, वो न्यूट्रल ना रह जाए, तो इस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसमें क्या कहलाएगा, चार्ज बॉडी कहलाएगा। समझ आएगा ना। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या हो जाएगा, एटम आपका पॉजिटिवली चार्ज आएगा। इस तरह से पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से अगर गेन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। नाउ योर ऑब्जेक्ट बिकम नेगेटिवली चार्ज। गेन हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाएगी, और इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट क्या मिल जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वांटाइजेशन पे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो होगा वो टोटल चार्ज इसी का मल्टीपल होगा, इसी का 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम n टाइम्स मल्टीपल होगा। इसीलिए इसको लिखते हैं Q = NE। Q = क्या होगा, NE, where N is 1 2 3 ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। फिर से क्वांटाइजेशन चार्ज को हम समझते हैं। व्हाट इज क्वांटाइजेशन, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है 1.62 × 10⁻⁹ इसी का मल्टीपल होगा, 1 गुना 2 गुना 10 गुना 100 गुना। समझ में आने बात है, क्लियर है। ठीक है, तो इसकी फार्मूला हो आप लिखते हैं Q = NE। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या बोलेंगे सर, ध्यान रखिए एक लाइन में याद रखिए इसकी डेफिनेशन, रेट ऑफ
फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट कौन सा, टाइम, तो Q अपॉन T इज इक्वल टू आई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने के रेट को 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट फ्लो। समझ में बात, तो इसका यूनिट होता है एम्पीयर, क्या यूनिट होता है, एम्पीयर, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो इस तरह से हम लोग पा जाते हैं 1 एम्पीयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। समझ आ रही बात, तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर क्या हो, तो कहेंगे ई 1 coulomb of charge passing through the conductor in 1 second, then the current will be 1 ampere. अगर 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज पास करे तो उसका करंट कितना फ्लो करेगा, उससे करंट को मानेंगे हम लोग 1 एम्पीयर। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत इसमें, तो इसको याद रखेंगे। ये आपका सेकंड फार्मूला हुआ, 2 फार्मूले हो गए। पहला क्या था, Q इज इक्वल टू NE, और दूसरा फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बेटा समझ लीजिए, एक बात और समझिए, जब कभी भी हम लोग कहीं पे चार्ज रखते हैं प्लस Q, ठीक है, ये प्लस Q चार्ज, तो इस चार्ज की वजह से इस पूरे पेज पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन पता है आपको, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर another charge can feel the force of attraction or repulsion। समझ आता, किसी चार्ज के चारों क्षेत्र का स्पेस, चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें किसी और चार्ज को ले जाए तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि वो जो उसका फील्ड है। तो इस चार्ज का फील्ड जो है इसके चारों तरफ फील्ड का ऐसा डायग्राम आपने देखा इस तरह से, कुछ इसके चारों तरफ है इसी में एक पॉइंट हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, और यहाँ पे एक इंफिनिटी पे एक प्लस Q नॉट चार्ज है, क्या है, प्लस Q नॉट चार्ज है। इस चार्ज को इस पॉइंट ए तक ले आना, तो ये जो फील्ड है इस फील्ड के अगेंस्ट इस पे ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स करेंगे। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले आने में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो इसी वर्क और टेस्ट चार्ज के रेशियो को पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आई बात ना, इसी वर्क को और टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल मिलेगा। तो इसकी डिफिनेशन होती है, हम लोग यहाँ डिफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। डिफिनेशन क्या होती है, डिफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज वर्क, इट इज डिफाइंड एज as the ratio of work done W by the charge in by the charge, work done by the charge, work done in bringing work done W in bringing a test charge from infinity
to given point in an electric field to the magnitude ठीक है, क्या बोला जा रहा है? It is defined as the work done. It is defined as the ratio of the work done W in bringing a test charge from infinity to a given point in an electric to the magnitude of the test charge. ये जो है किसके रेशियो के बराबर होता है? वर्क डन, क्या वर्क डन कर रहे हैं? एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे ले आ रहे हैं, उस वर्क डन, और जो टेस्ट चार्ज होता है उसके रेशियो को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट होती है बेटा वोल्ट होती है। इसकी यूनिट कितनी होती है? वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 जूल। ठीक है, क्लियर है? तो आपसे पूछे कोई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, तो क्या बताएंगे? If the work done in bringing a 1 coulomb charge from infinity to a given point in an electric field is 1 joule, then the potential is called 1 volt. यहाँ से आप 1 वोल्ट की डेफिनेशन बहुत आराम से ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज को 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में वर्क डन 1 जूल हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलेंगे। समझ में आएगा? इसी तरह सेम वे हम लोग पोटेंशियल की पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन करते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे? एक टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस क्यू नॉट। ये टेस्ट चार्ज जो है किसी पॉइंट O पे है और यहाँ पे एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। इस पे प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले आने में वर्क डन W करते हैं, तो उसी रेशियो को W अपॉन क्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे? यहाँ पे पोटेंशियल ये है, यहाँ पे पोटेंशियल है, तो VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। VB माइनस VA क्यों लिखे हैं? उसके पीछे भी रीजन है। ये इन्फिनिटी से ज्यादा दूर है, ये पॉइंट जो है इन्फिनिटी से क्या है? ज्यादा दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा? ज्यादा। और यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन को कम करना पड़ेगा, इसलिए पोटेंशियल जो हमारा यहाँ पे कम क्या होगा? कम होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं VB माइनस VB बड़ा होगा, VB ग्रेटर है, राइट? सो वी कैन से दैट डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे जो पहले आपने डेफिनेशन पढ़ा बेटा, उसमें थोड़ा सा अंतर करना। उसमें हम लोग बोल रहे थे कि फ्रॉम bringing a charge from infinity to a given point। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे bringing a charge from one point to another point। यहाँ पे infinity से नहीं ला रहे हैं, ये आपको हमें समझाने के लिए बनाया हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए ये है, यहाँ पे चार्ज हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 पॉइंट से another पॉइंट पे ले जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं। समझ आ रही बात ना? तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे, तो इसी तरह से इसका पूरा डेफिनेशन सही से बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द टेस्ट चार्ज। रेशियो को हम लोग W अपॉन क्यू नॉट पर लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। आप जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लाएगा, और जब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं लोग ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ में क्या बोला गया? ओम्स लॉ में बोला जाता है ये द पोटेंशियल, क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पोटेंशियल जो करंट पे क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाते हैं तो कहते हैं V इक्वल टू I इंटू R। ये R, जैसे ये हटाएंगे इक्वल टू लाएंगे इसके जगह पे, तो यहाँ क्या है?
आर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा V इक्वल टू आर। आर यू कैन राइट आर इज इक्वल टू V अपॉन, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो 1 ओम इक्वल टू 1 ओम अपॉन 1 एम्पीयर। ठीक है, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पीयर। ओम्स लॉ में एक चीज और ध्यान देना बच्चों, अगर V और I के बीच में वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो हमको एक सीधी लाइन मिलती है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? V प्रोपोर्शनल टू I, सो V इज इक्वल टू I R। जब ये साइन हटाएंगे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का और इक्वल टू का साइन हटाएंगे तो R लिख लेंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I लिखेंगे, वेयर R इज इक्वल टू R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? 1 ओम होती है, और 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पीयर। ठीक है ना, ध्यान देना वोल्टेज और करंट के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे हमको एक सीधी लाइन मिलती है। लेकिन ये कुछ स्थितियों में सेमीकंडक्टर में जब हम जाते हैं तो अगर स्थिति कम होगा तो V और I के बीच वाला ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, लेकिन आपको जानने की जरूरत है, बस इतना समझिए, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेसिस्टिविटी। देखो रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक कंडक्टर लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लेते हैं और इसका लेंथ क्या ले लेते हैं? लेंथ एरिया ले लेते हैं। समझ आ रही है? तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, लेंथ ए हो गया। ठीक है, तो बोला ये गया कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है किसके? अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का ज्यादा रहेगा। ठीक है ना, और जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आप देखते होंगे कि जब ज्यादा करंट फ्लो करता है, मतलब हाई वोल्टेज के करंट फ्लो करते हैं, कहाँ पे? बड़े बड़े वायर्स देखते हैं आप लोग, जैसे ट्रांसफार्मर जहाँ पे कनेक्ट होता है तो जहाँ पे वायर का जो थिकनेस होता है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो होता है, और ज्यादा करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस हमको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो वायर मेल्ट कर जाएगा और वायर मेल्ट होकर गिर जाएगा, इसीलिए उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको ज्यादा रखते हैं। और जो घर में आप यूज करते हैं वायर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि करंट बहुत कम फ्लो करना होता है और रेजिस्टेंस वहां पे क्या होता है? कम होता है। बात समझ में आ गई ना? लेकिन जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जाएगा वायर का, रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो R इक्वल टू L बाई A लेते हैं हम लोग, R इक्वल टू रो L बाई A। अब कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया? तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हम लोग और इक्वल टू लाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट हमेशा लग जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लग रहा है? रो। और यही जो रो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसा रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेसिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू R A बाई L। तो देखो इसका जो है यूनिट हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका यूनिट क्या है? सिंपली समझो, देखो R इसका यूनिट ओम होता है तो ओम, और इसका यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया का, और लेंथ का यूनिट मीटर, तो मीटर मीटर कट, तो कहेंगे इसका यूनिट कहाँ का? ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है ना, याद रखना। तो ये मिल गया हमको R is equal to रो L by R, रो is equal to R into A by L। ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? मान लो ये रेजिस्टर इसका स्टार्ट पॉइंट हो गया और ये एंड पॉइंट हो गया, ये स्टार्ट और ये एंड, फिर दूसरा स्टार्ट यहाँ से और ये इसका एंड पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसे समझ लेना। फिर तीसरा जिस तरह से स्टार्ट हुआ और यहाँ का एंड होगा, तो एक के एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्ट से जुड़ेगा, दूसरे का एंड पॉइंट तीसरे के स्टार्ट से जुड़ेगा,
तो उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे एक हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी कनेक्ट करने के बाद से ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इसको प्लस बोलते हैं, इसको बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस। इस तरह का सिंबल हो तो उसको क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तीनों कनेक्टेड है। देखो एक मंत्र याद रखना इसमें, वो मंत्र क्या है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन current is same but voltage is different। करंट सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। तो करंट देखो यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आई फ्लो कर रहा है। मान लो इससे आई बन गया, इसमें करंट आई टू जा रहा है, इसमें करंट आई थ्री जा रहा है, मान लेते हैं। और यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया? V1 हो गया, यहाँ पे V2 हो गया, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया? V3 तीसरे के क्रॉस। तो V1 V2 V3 है, और करंट जो रजिस्टर के क्रॉस लिखा जा रहा है R1 R2 और R3 जा रहा है। तो हमने क्या लिखा है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम मींस I1 is equal to I2 is equal to I3 is equal to IN, and V1 is not equal to V2 is not equal to V3 is not equal to V। ये बराबर नहीं, ये ध्यान रखना। तो बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगे? एडिशन में होंगे, जुड़ेंगे। V is equal to V1 plus V2 plus V3, बट हम लोग के पास है V is equal to IR, ठीक है ना? तो V is equal to IR, तो V1 is equal to क्या हो जाएगा? I1 R1 और V2 is equal to I2 R2 और V3 is equal to I3 R3, ठीक है? तो ये सारा सिचुएशन इसमें जितना भी निकालना है उसको सबको पुट करेंगे। तो V is equal to हमको मिल गया I1 R1 I2 R2 प्लस I3 R3। इस इक्वेशन में ये V1 V2 V3 की वैल्यू P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो बट हमको मालूम I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू 5, ठीक है? ठीक, तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सबके I1 I2 I3 की जगह पे हम लोग को I सब्स्टिट्यूट करना है। तो I R इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। देखो I सब में कॉमन ले सकते हो, तो I कॉमन ले लेंगे, क्या रहेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना? ये I कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या राशि? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, ठीक है? ये मिल गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सभी का स्टार्ट पॉइंट एक साथ और एंड पॉइंट एक साथ सारे रजिस्टर का जुड़ा हुआ है। जितने भी रजिस्टर होंगे उनका सबका स्टार्ट और एंड पॉइंट आपस में एक साथ ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है? 3 रजिस्टर हम लोग ले लिया, R1 R2 और R3। तीनों कॉमन में बैटरी से कनेक्ट कर दो। बैटरी में बड़े वाले को प्लस, छोटे टर्मिनल को माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है ना? अब देखो इसमें करंट आई जा रहा है, तो आई 3 भागों में बटा हुआ है। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। और पोटेंशियल क्या होगा? इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2 और इसके क्रॉस V3। इसके लिए एक चीज ध्यान रखना बेटा, V इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल V है, ठीक है? बैटरी के क्रॉस V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। और करंट इसमें सेम नहीं होता, मतलब हम बोल सकते हैं I is not equal to I1 is not equal to I2 is not equal to I3। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों क्या है? इन पैरेलल
कॉम्बिनेशन उल्टा लिखना है, पोटेंशियल इज सेम बट करंट इज डिफरेंट। क्या है डिफरेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई नॉट इक्वल टू आई इज नॉट इक्वल टू आई टू इज नॉट इक्वल टू आई। अब वोल्टेज लेंगे, ठीक है, क्योंकि यही अप्लाई हो रहा है तीनों के क्रॉस, ठीक है। तो हम लोग लिखने सीधा है, तो करंट कितना आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है। लेकिन बी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इज इक्वल टू बी बाई आर, और आई इक्वल टू बी बाई आर ये सब बी बाई आर बी वन बाई आर इक्वल प्लस प्लस V2 by R2 plus V3 by R2, but V is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3। तो जहाँ जहाँ पे V1 V3 है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो V by R is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R1। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो V कॉमन ले लेंगे, तो 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। This is going to cancel. We have 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको सीरीज में क्या होता है, सीधा जोड़ लेते हैं R is equal to R1 plus R2 plus R3, और पैरेलल में 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 इंफिनिटी तक रहेगा, तभी ऐसे ही जोड़ते चलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, एनर्जी सबसे आसान है, ठीक है। अभी पढ़े हो V इक्वल टू W अपॉन Q, और देखो एनर्जी को ही वर्क डन बोलते हैं, और इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम W इक्वल टू dQ, समझ आएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे Q, और जो V होता है ना, V इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्या होता है, अभी पढ़े थे, मुझे पहले बताइए। I इक्वल टू Q अपॉन T पढ़े थे ना, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू I Q हो जाएगा। तो दो इक्वेशन, एक E वैल्यू और एक E वैल्यू, दोनों पहले यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, Q की वैल्यू कर दो I Q, हो जाएगा V I T, ठीक है। V I T हो गया। V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू I R होता है, कितना होता है V इक्वल। तो यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा V इक्वल I स्क्वायर R T, या कैपिटल लेना हमेशा, ठीक है। अब अगर इसको जो है I स्क्वायर I इक्वल टू V बाई R होता है, V इक्वल टू I R होता है, तो I इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करो, हो जाएगा V स्क्वायर R इंटू T, ये R कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर बाई R इंटू T। तो देखो तीन इक्वेशन मिला हुआ है, एक ये है, एक ये है, और एक तो इस तरह से इन इक्वेशंस को एक साथ लिखते हैं हम लोग, तो लिखेंगे E इज इक्वल टू W इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू VIT इज इक्वल टू I स्क्वायर RT इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये याद रखना आपने, तो सारे प्रॉब्लम आपके एनर्जी से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल है, कुछ करना नहीं है, कुछ हमने किया भी नहीं। आपको मालूम है कि एनर्जी इक्वल टू वर्क होता है, तो वर्क इज इक्वल टू W इक्वल टू VQ होता है, तो E इक्वल टू W इक्वल टू VQ लिख लेंगे। अब V के जगह Q के जगह पे IT लिख सकते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T आपने पढ़ा होगा, तो Q इज इक्वल टू IT लिख लेंगे। IT लिख लेंगे तो एक इक्वेशन हमको VIT मिलेगा, ठीक है, VIT लिख लेंगे। अब V के जगह पे, यहाँ पे V के जगह पे हम लोग रख लेंगे IR, रख लेंगे IR, तो IR रखेंगे तो यहाँ I तो आ जाएगा, तो I में I स्क्वायर हो जाएगा R, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग यहाँ पे I के जगह पे V बाई R रखेंगे, देखो I स्क्वायर तो V स्क्वायर बाई R स्क्वायर, R स्क्वायर से R कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R रखेंगे।
अब पावर तो एकदम तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए अगले स्लाइड में नहीं जाना है। E इक्वल टू होता है W अपॉन टी। W के जगह पे आप एनर्जी लिख सकते हो E अपॉन टी। E के जगह पे VQ लिख सकते हो VQ अपॉन टी। और देखो यहाँ पे T से T कैंसिल हो जाएगा तो लिखेंगे V आएगा। यहाँ पे T से T कैंसिल हो जाएगा तो लिखेंगे I स्क्वायर और यहाँ पे V स्क्वायर बाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। लेकिन कुछ फार्मूले हैं जो मैं लिख रहा हूँ साइड में, नोट करके चले जाओ फटाक से, ठीक है। पहला फार्मूला हमने क्या पढ़ा? पहला फार्मूला पढ़ा Q इक्वल टू mv। दूसरा फार्मूला हमने क्या पढ़ा? I इक्वल टू Q अपॉन T। तीसरा फार्मूला हमने क्या पढ़ा? V इक्वल टू W अपॉन Q। चौथा फार्मूला हमने क्या पढ़ा? डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ पढ़ा था ना। तो ओम्स लॉ में क्या पढ़ा? V इक्वल टू IR या I इक्वल टू V बाई R, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रेसिस्टिविटी के लिए पढ़ा तो रो इक्वल टू R A बाई L, ठीक है। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाई R1 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। और उसके बाद ये एनर्जी का और पावर का, इतना ही आपका जो है कंप्लीट चैप्टर है। इससे ज़्यादा फार्मूले इसमें नहीं आते। तो एक 60 में हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग एक चैप्टर एक ही 60 में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। आज को आप अगर दोहराएंगे अच्छे से बार बार तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आप करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट, गुड डे।